मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दे दी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी समेत अपोजिशन की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। क्या मरियम और बिलावल के सियासी ताल्लुकात नवाज जरदारी से ज्यादा मजबूत साबित होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले फिर न्यायी साहब आपकी तरफ ही आएंगे, क्या आप समझते हैं इसके ऊपर? मुझे नहीं पता जी कि वो किस मकसद के लिए मिल रहे हैं। आया वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी जो है बहरहाल एक तकलीफ में तो है और उनके नज़दीक तो उनके ऊपर एक क़यामत सुगरा जो है बीत रही है और उनके जहन पे क्या होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे पूछे तो मैं तो कई दिनों से अपने दोस्तों को जो हमारी मीडिया के एल्डर्स हैं उनसे ज़ाती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी इकट्ठे होकर बैठे, सियासी जमातें भी इकट्ठे होकर बैठे। हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम इसके ऊपर ना सोचें या इसके ऊपर हम सोचों को डिले कर दें। इस वक्त मुल्क जो है जो मुआशी बुरान है और सियासी बुरान जो आगे से मौजूद था, तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो एक बड़ा हौलनाक है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। हम या तो इस मुल्क को टूटते हुए ना देख होता, या हम उसे सरफ नज़र करते, या हम उसको कहते कि अब हमको भूली बसी जात बनाएं। देखें, तारीख से सबक हमने सीखना होगा। वोट क्या तब क्या हुआ था, हमने जो वोटर्स थे उनको इज्जत नहीं दी थी। इस वक्त जो बिलावल को और मरियम बीबी को मिल बैठना है तो उनको ये सोचना है कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। फजल रहमान APC बुलानी है तो उसमें पाकिस्तान बचाओ तहरीक चलानी है। मैं खुदा गवाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है शदीद नामसायद बुरहान का शिकार है। सिर्फ जाहिल बेवकूफ़ अहमक जो है वो इसका इदराक नहीं रखते और बाकी जो लोग इदराक रखते हैं आया उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि पब्लिक में तो नहीं एडमिट करते कि वो क्या करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुइन कुरैशी, शौकत अजीज और इमरान खान जैसे पपेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो मौका नहीं है। इस वक्त नेशनल कॉन्सेंसस चाहिए। लेकिन अगर हम एक यकसुई के साथ ये समझेंगे कि वो जराइम जो कि जरदारी ने भी कोई आज से 30 साल पहले किए हैं, या वो जो मुबैना जराइम जो नवाज शरीफ साहब ने 30 साल पहले किया, या इमरान खान ने किया, या अल्ताफ हुसैन ने या MKM ने किया, उसको आज के दिन उसका हिसाब लेना है, तो फिर मेरी जो नाकस अकल है उसके मुताबिक राय ले ले कि इससे बुरा टाइम नहीं है। तो उसने कहा कि वर्स्ट ऑफ टाइम पाकिस्तान इज टू फेस। तो पाकिस्तान बचाओ तहरीक के ऊपर किसी को उठना होगा। कौम पहले बिल बुला रही है, कौम को बताना होगा कि आपकी मुसीबतें और पाकिस्तान के मसाइल और सियासी बुरान जो है ये सारे इंटरट्वाइन है, एक दूसरे के व्यस्त है, इसलिए उठना होगा। और बिलावल को जब मरियम मिले कल तो वो ये बात पे मिले कि हमने पाकिस्तान को कैसे बचाना है। भूल जाए नवाज शरीफ साहब को और जरदारी को और फरियाल तालपुर को, उन पे क्या बीती है। उन्होंने जो कुछ करना था ये सब कुछ वो अपना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। हाँ, ऑप्शन न्यायी साहब आगे जा रहे हैं इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरह के ताल्लुकात साबित होंगे मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान? देखिए, पहली बात तो मैं जो हफीज़ुल्लाह न्यायी साहब के जज्बात हैं अपने मुल्क के हवाले से उनकी कदर करता हूँ और वाकई हम मुआशी तौर पर, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी जो सरहदें एक्टिव हैं, जैसे हमारे हालात हैं, वाकई हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ये हम सारों का मुल्क है और अल्लाह इस मुल्क को और इस कौम को सलामत रखे। दूसरी बात है कि बहुत अच्छी बात है, बिलावल भुट्टो ने दावत दी, मरियम नवाज़ आई, अब मरियम नवाज़ ने दावत दी है, बिलावल भुट्टो जाएंगे। आना जाना लगा रहना चाहिए वरना बोरियत हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, हमजा शहबाज पर बातचीत होगी और सियासी मामलात पर बातचीत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं ऐसे ही भुलेखे में पड़ जाना था मैंने कि शायद महंगाई पर बातचीत होगी। हाँ, बजट आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बजट के ऊपर होगी बात होगी, लेकिन महंगाई हाँ नहीं, सवाल में नहीं था, आपने आखिरी लम्हे पे डाला है। आप बड़ी चालाक हैं, आपने मुझे गारंटी दिला दी है किस पर भी बात होगी तो अब मैं चुप कर जाता हूँ, वरना मैं सोच रहा था कि गरीब और गुर्बत पे बात नहीं होगी। अब अगर ना हुई तो मैंने आपसे पूछ लेना है। और आपको वो भी याद होगा जब आपने कहा था कि तलाल चौधरी को अगर मरियम नवाज़ ने बरतरफ ना किया तो वो पहले टेस्ट में फेल हो गई हैं, तो अब पहले टेस्ट में वो फेल हो चुकी हैं। दूसरी बात है, अब आ जाए सियासी तल्लुकात पर। सवाल है कि नवाज जरदारी से ज़्यादा मजबूत तल्लुकात हो गए। इस पर सवाल है कि क्या नवाज जरदारी के तल्लुकात मजबूत थे? कितना लजीज सवाल मैंने कर दिया इस सवाल पर सवाल। अगर उनके आप तल्लुकात को मजबूत समझती हैं
यानी ईंट से ईंट बजाने के बाद पहले घर पे 50 डिशें खिलवाई, फिर ईंट से ईंट बजाई उन्होंने तो उन्होंने नाश्ते वाले ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा चाह तेनू जालिमा में नाश्ता भी नहीं करावांगा। अगर ये तल्लुकात मजबूत हैं और अगर आप समझती हैं कि यानी एक इसी तरह जरदारी साहब गए थे, लाइव कैमरे लगे थे और उन्होंने वहाँ बैठ के कहा था मेरे बाद बिलावल, आसफा, बख्तावर, हसन, हुसैन और मरियम की नस्लें आगे दोस्ती चलेगी और मोहब्बत चलेगी और रिलेशन चलेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जाती उम्रा का मुजीबुर रहमान है, ये धरती का नासूर है, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। और फिर यानी ग्रेटर पंजाब बनाने वाला। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आज ये बुरी बात है, आज इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा। अगर आप समझती हैं कि वो दोनों यानी नवाज और जरदारी साहब के ये तल्लुकात मजबूत थे और इनको हम मेड इन जापान तल्लुकात समझते हैं, तो आज मेरा ऑप्शन भी हाँ में लिखें और बिलावल और मरियम यानी उन दोनों की तरह इन दोनों के तल्लुकात भी मजबूत होंगे। और बदलते मौसमों में वही हुआ ना, बदलते मौसमों में तुमने हमको भुला दिया है, कोई भी रुतो न चाहतों को ज़वाल होगा, ये तय हुआ था। बिल्कुल ठीक है, हाँ में लिखें आज, हाँ में लिखें। क्या याद करेंगे? याद रखें मेमन और बेनज़ीर और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आज मेरी जमहूरियत की इस खिदमत को याद रखिए। तारीखी दिन है, तकरीर भी आपकी सुन ली, उसके बाद ऑप्शन आपका जिंदा है, भट्टी जिंदा है। बेनज़ीर देखिए जो तवील गुफ्तगू इरशाद भट्टी साहब ने की, और मैं और एक ही हैं। इरशाद भट्टी साहब ने बेनज़ीर जो गुफ्तगू की मजबूत, तो यकीनन जिस तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव सामने ही रहा, माजी करीब में भी हम देखते आए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज कुछ जदीद बताई, वो खुद जो जदीद सोच के मालिक नजर आते हैं। बेनज़ीर आपकी तरफ आपसे हम बात करें, मरियम और बिलावल, तो आपके ख्याल में क्या कोई मजबूत बयानिया सामने आएगा इस मुलाकात में? अब सर देखिए, मेरे ख्याल से सवाल होना चाहिए था कि क्या वो कोई कामयाब तहरीक चला सकते हैं, नहीं, क्योंकि अभी तक बातें तो अपोजिशन यही कर रही है ना कि हम पहले तो हुकूमत गिराने की बातें हो रही थी, फिर पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करने की बातें हो रही थी। मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मसला एक्चुअली ये है कि देखिए, एक जो हमने पीटीआई के धरने से क्या सीखा है और बदकिस्मती से तहरीक लबैक के धरने से क्या सीखा है कि अगर आपने एक कामयाब तहरीक चलानी है या धरना करना है तो या तो वो इस्लामाबाद में हो या वो लाहौर में हो, इसके अलावा नहीं हो सकता, वरना आपसे कोई बातचीत करने नहीं आएगा। अब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई स्ट्रीट पावर पंजाब में रह नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ज़रूर होंगे पंजाब में, लेकिन वो सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं होते। अगर होते तो जब वो पहली दफ़ा नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था तभी आ जाते सड़कों पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, इतनी कोई ख़ास हमदर्दी नहीं है जरदारी साहब के साथ, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कोई ख़ास तहरीक चल नहीं सकेगी दोनों के बीच में। हाँ, ये हो सकता है, अब दो तरीके हैं कि एक कामयाब तहरीक चलाने के। वो एक ये है कि लोग खुद सड़कों पे आए, इन्फ्लेशन और ये जो प्राइस हाइक है इसके खिलाफ, तो अपोजिशन जमातें उनके साथ खड़ी हों। दूसरी, अगर वकला जो हैं वो सड़कों पे आए तो फिर उनके साथ अपोजिशन जमातें खड़ी होंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये मीटिंग्स मेरे ख्याल से होती रहेंगी, पर मेरे ख्याल से ये दोनों के बयानिया जो हैं वो उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं होगी। अच्छा, मैं एक तो मजहर साहब आपके ख्याल में बयानिया के हवाले से? अच्छा, एक चीज ऐड कर दूं। 13 जुलाई 2018 को जो जमे गफीर नवाज शरीफ साहब के लिए और मरियम के लिए निकला था, क्योंकि मैं हर 3 आउटिंग पे 1977 की 14 मार्च की आउटिंग, 2007 की 13 मार्च की आउटिंग और 13 जुलाई को पब्लिक की निकलने की आउटिंग, उससे ज्यादा मैंने ये तलत हुसैन, यहाँ मैं और तलत हुसैन हम इकट्ठे वहां से होके आए थे और मेरा ख्याल है कि इतनी तादाद में इतने गुस्से के साथ निकले थे। दूसरी बात लिखे कि मुस्लिम लीग के वर्कर्स का जो गुस्सा है, मैं जाता हूँ किसी मस्जिद में, किसी शादी पे, किसी जनाजे पे जहाँ मिस क्राउड होता है, यकीन जानो भिपरे हुए हैं। जो कमी थी तो मुस्लिम नून के लीडर्स में थी जो अपने वर्कर्स पे एतमाद नहीं करते, वगरना जो 13 जुलाई को निकले थे, अगर उसी दिन को एक्नॉलेज कर लिया जाता तो ये 26 जुलाई का इलेक्शन जो मुख्तलिफ होना था। ये शहबाज शरीफ साहब को भी इसका कोई क्रेडिट देना चाहिए। न्याय साहब आ गया, बिल्कुल आपका ये पॉइंट सामने आ गया। मजहर साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, आपके ख्याल में जैसा मैमल गुफ्तगू कर रही थी, कोई खास बयानिया हमें नजर आएगा इसके बाद? कोई उम्मीद है आपको इस मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात के बाद? देखिए, मुलाकात तो अहम है।
असल चीज़ ये है कि जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसको मैं ज़ाती तौर पे उस डॉक्यूमेंट को देख के मैं समझता हूँ कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद पहली वायलेशन हुई बेनज़ीर भुट्टो शहीद से, जब उन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ NRO किया। वो पहली वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। दूसरी वायलेशन जरदारी साहब ने की, जब वो बैकआउट कर गए लॉयर जजेस की रिस्टोरेशन से और मुशर्रफ को सेफ एग्जिट दिया। यानी अगर 2006 के बाद बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ के साथ बातचीत नहीं करती अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी क्लॉज वाज़े तौर पे मौजूद है, तो हो सकता है 2-3 साल और इलेक्शन नहीं होते, मुशर्रफ साहब 2-3 साल और बरसर इख्तिदार रहते, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी कंसोलिडेट होती। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2007 के बाद जो कुछ हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के वाक़े के बाद जो इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो जरदारी साहब ने जिस तरीके से जजेस की रिस्टोरेशन से बैकआउट किया, जिस तरीके से उन्होंने मुशर्रफ को सेफ एग्जिट दी, उसके बाद नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। एक हमेशा से डिस्ट्रस्ट रहा। नवाज़ शरीफ साहब मेमो गेट लेकर चले गए जरदारी साहब के बाद, और 2014 या 2015 में जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग में चार्जशीट पेश की गई, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ भी मौजूद थे उस मीटिंग में और जरदारी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग के बाद जब दोनों बाहर आ रहे थे तो जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ का हाथ पकड़ के ये कहा कि जो आज मेरे साथ होने जा रहा है कल आपके साथ भी होने जाएगा। आज जब बिलावल और मरियम नवाज मिल रहे हैं, तो जिस तरीके से 2006 में दोनों ने ये एडमिट किया था, बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने, कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके नताइज हम भुगत रहे हैं, जिस तरीके से हम इस्तेमाल हुए उसके नताइज भुगत रहे हैं। आज बिलावल और कल बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज अगर ये रियलाइज़ करती हैं कि जो गलतियां हुई हैं उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, एक नया सियासी बयानिया देना पड़ेगा। और वो जो मुकदमात हैं वो संजीदा मुकदमात हैं, जो सवालात हैं वो संजीदा सवालात हैं। अगर उसके जवाब देने में वो कामयाब होते हैं तो ये मुलाकात कामयाब होगी। और मूवमेंट चले ना चले, ये गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल करे, लेकिन एक नए सियासी बयानिए के साथ आना पड़ेगा ताकि आप बताएं लोगों को, सोचना होगा इसके ऊपर उनको। ठीक है, एडमिट करें। एडमिट करने में कभी भी कोई खामी नहीं होती और वे फॉरवर्ड होता है। मेमल, आपके ख्याल में जो इन दोनों पार्टीज के ऊपर जाती मफाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तासुर है, वो अपनी जगह, लेकिन इन टॉलरेंट किस्म का सियासी माहौल है आजकल। पहले इफ्तार डिनर में इनिशिएट किया ये बिलावल भुट्टो साहब ने, अब फिर मरियम नवाज ने उनको इन्वाइट किया है। तो ये वैसे आपके ख्याल में इसको सियासी जमातों का एक साथ बैठ जाना, दो यंग लीडर्स का भी, ये इसको कैसे देख रही हैं आप? कितनी खुशाइंद बात है या नहीं? मैं तो इसमें हाँ का ऑप्शन लूँगी अब्सा, और मैं भट्टी साहब की तरह मजाक वाला नहीं, मैं सीरियस हाँ का ऑप्शन लूँगी। उसकी वजह है, देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जो अभी बात हुई, बाकी भी सबने बात की कि जरदारी साहब और मियाँ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इनके आपस में इश्यूज़ थे, क्योंकि एक हिस्ट्री थी इनकी फ़ाइटिंग की, हुकूमतें गिराने की, जेलें करने की, गलत मुकदमे, सियासी मुकदमे बनाने की और बहुत कुछ। तो इस वजह से उनकी एक हिस्ट्री, उनका एक बैगेज था। बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा, इन दोनों का कोई बैगेज नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी। ये दोनों एक तो यंग लीडर्स हैं, कभी ये इक़्तिदार में ख़ुद तो आए नहीं उस तरीके से, तो जब तक वो नहीं होगा तो इनका कोई इस किस्म की वो वाली चीज़ भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इन दोनों ने दो चीज़ें रियलाइज़ भी की। एक चीज़ उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, हमारी दोनों पार्टीज़ का, ऑपोजिशन का और जमहूरियत का है कि जमहूरियत को अगर हमने बचाना है तो हमें इकट्ठे होना ही पड़ेगा, उसके बगैर हमारे पास चारा नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ और उस वाली चीज़ भी थोड़ा सा बीच में आ जाता है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेटर, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन है, उनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कराई गई जो कि काफ़ी दिन तो सील रही। और वो जब सामने ये वो है कि जी 4:30 बजे उन्होंने जरदारी साहब के अरेस्ट नैब के उन्होंने रेजिस्ट किया। अच्छा, 5 बजे जरदारी साहब ने गिरफ्तारी दी है, जो कि लिखी हुई है, रिटर्न है, जो कि वीडियो भी मौजूद है कि उन्होंने 5 बजे गिरफ्तारी दी है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि हुकूमत डरती है बिलावल भुट्टो साहब से, उनकी पार्टी से और ये इनके ऑपोजिशन के मिल बैठने से, इसलिए वो इस किस्म के सियासी मुकदमात भी कर रही है। और एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करती रहूँ अब्सा, दोनों यंग है, दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट है। बिलावल ने 11.5 साल अपने वालिद साहब को जेल में देखा, अपनी माँ को सेल्फ एग्जाइल में देखा, अपनी माँ की शहादत देखी, उसके बाद उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम देखा। मरियम नवाज साहिबा का भी ये है कि पहले उनके वालिद साहब गिरफ्तार हुए 99 की कू के बाद, फिर उनको भी एग्जाइल में रहना पड़ा, फिर वापस आए, फिर उन्होंने खुद भी गिरफ्तारी दी अपने वालिद के साथ। उनकी वालदा की डेथ हुई जब वो दोनों जेल में थे। तो इन लोगों के सर्कमस्टांसेस बहुत फ़र्क हैं।
सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें डिफरेंट। तो मेरे ख्याल में इनका जो आपस में रिश्ता होगा वो बहुत मजबूत होगा और वो उस तरीके का नहीं होगा जो जरदारी साहब और मियाँ साहब या मोहतरमा का था।